हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहां पे ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर हम लोग आपको फ्री में देने के बाद हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी हो तो। मैग्नेट ब्रेन्स पर सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। आज का ये वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टू बी वेरी प्रीसाइज अगर मैं कहूं तो। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इसमें जो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 ज्योग्राफी का, उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जिनके आने की सीधी सीधी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से देख लीजिए। उसके बाद में इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन भी हम कर चुके हैं। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट का वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो भी रिलीज हो चुका है। तो अगर आपने वो वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, पूरी चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे आपको सभी सवाल के जवाब बन जाएंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। सो आप लोग भी क्या कीजिए, आप लोग भी मेरे साथ में पेन पेपर लेके बैठिए। आप लोग एक अपने कॉपी और पेपर लेके बैठिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप पॉइंट्स बनाना वहां पे खुद ही कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। आंसर मत लिखना, आंसर बाद में लिख लेना। आंसर लिखोगे तो मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो क्या करना, पॉइंट्स तो बना ही सकते हो कि इसमें ये वाला पॉइंट डाल सकते, ये वाला, ऐसे छोटे छोटे से बुलेट्स बना के आप लोग क्या कर लेंगे, बुलेट्स बना के आप सारी चीजें वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। उससे पहले हम थोड़ी सी मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं कि किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस चीज को हम समझ लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी। देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का आएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कह लो या केस बेस्ड क्वेश्चन कह लो। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक पैसेज दिया रहता है, पैसेज के अंदर से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर में, तो ये हो गया आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन, आप कुछ भी कह लीजिए। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधे 5 नंबर का हमें यहाँ पे होने वाला है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग। एक चीज और, इस वीडियो में हमने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी कवर अप किया है, तो ये पूरा आपका एक तरीके से एग्जाम पैक होने वाला है, जिसकी मदद से आप एग्जाम में अच्छी अपनी क्रांति ले आओगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। यहाँ पे सभी तरीके के क्वेश्चन है, चाहे हॉट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, केस बेस्ड हो, सभी तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि पहले आ चुके हैं, जो कि सीबीएसई पहले पूछ चुका है, चाहे वो आउटसाइड दिल्ली का पेपर हो या दिल्ली का पेपर हो, ये यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, फॉरेन वाले उसमें देखा गया हो। ये कुछ क्वेश्चंस हम वो सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई बार बार पूछता गया है और जो कि आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं। सो क्लियर है, तैयार हैं आप? निकाल लीजिए अपना पेन पेपर और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विक रिकैप, एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिकैप और क्विक रिवीजन में जैसा कि आप लोगों को पता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बस, फिर उसके बाद में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले 2 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपका माइंड फ्रेशन अप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि बहुत सारे चैप्टर के आप लोगों को वन शॉट रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुका है। तो अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स का नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके उनको देख सकते हैं, उनको आप
सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उनकी अच्छी खासी। और अगर इतने क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो ट्रस्ट में ये मेरा दावा है आप दूसरे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। सो पहला क्विक रिकैप, पहला एमसीक्यू हम यहाँ पे देखते हैं, 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the most important objective of the planning? is the most, यहाँ पे जो शब्द है वो क्या है, is the most important objective of planning। पहला, to find out land use areas, दूसरा, to formulate big plans, चौथा, थर्ड वाला, to utilize resources in a sustainable manner, and fourth is none of these। तो प्लानिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि उन रिसोर्सेज का हम लोग कैसे सस्टेनेबल, उन रिसोर्सेज को हम कैसे सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज कर सके। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आई, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टारगेट एरिया प्रोग्राम? इनमें से कौन सा टारगेट एरिया प्रोग्राम का एग्जाम्पल नहीं है? सबसे पहला, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड फोर्थ इज स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। इनमें से कौन सा टारगेट एरिया प्रोग्राम नहीं है? कौन सा टारगेट एरिया प्रोग्राम नॉट नहीं है? तो ये भी टारगेट एरिया है। यहाँ पे हम ड्रॉट पे टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेजर्ट पे टारगेट कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो टारगेट एरिया प्रोग्राम। यहाँ पे हम हिली एरिया पे टारगेट कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो टारगेट एरिया प्रोग्राम। लेकिन जो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है, ये क्या है? ये है टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। ये है टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ गया? देन अब हम बढ़ते हैं कहां पे? अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं यहां पे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टोरल प्लानिंग? अब यहां पे क्या है? यहां पे क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो हमें आंसर भी 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, पूरा पन्ना नहीं भर देना है। उन्होंने पूछा सेक्टोरल प्लानिंग क्या है, आप बता दोगे सेक्टोरल प्लानिंग क्या है। सेक्टोरल प्लानिंग क्या होती है? यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे हम अलग अलग सेक्टर को डेवलप करने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें एग्रीकल्चर वाला सेक्टर डेवलप करना है, अभी हमें इंडस्ट्रियल वाला सेक्टर डेवलप करना है। तो यहाँ प्लानिंग ऐसी नहीं होती है कि सभी सेक्टर के लिए एक ही प्लान बना दिया। यहां पे हम अलग अलग प्लान बनाते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए ये प्लान बनना है, इंडस्ट्रीज के लिए ये प्लान बनना है, सर्विस सेक्टर के लिए हमें ये प्लान बनाना है, बैंकिंग रेगुलेशन के लिए हमें ये लेके आना है। तो यहां पे हम अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से प्लान करते हैं। सो इतना ही आपको लिखना है। यहां पे साफ साफ पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टोरल प्लानिंग, आपको शॉर्ट एंड स्वीट यहां पे आंसर दे देना है। एक बार रीड करते हैं। Sectoral planning means formulation and implementation of sets of scheme or program aimed at development of various sectors of economy। जो various sector of economy से है, इसमें आप क्या करेंगे? इस आंसर में अगर आप ये वाला आंसर लिखेंगे, देखो कुछ कुछ चीजें है ना स्लाइड में मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड की है ताकि आपका वहां पे स्पेशल फोकस जाए। अगर आप सिर्फ इतना आंसर लिख देंगे और मैं चेक करूंगा तो मैं कितने नंबर दूंगा? मैं यहाँ पे आपको 1.5 ही नंबर दूंगा, 1.5 दूंगा या फिर 1 नंबर दूंगा। अब बताओ कि सर आप 2 नंबर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहां पे आपको नीचे एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में आप एग्रीकल्चर डालेंगे, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में आप इंडस्ट्री डालेंगे कि गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स को प्लान करने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाती है। तो यहां पे जब आप एग्जाम्पल डालेंगे तब आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल हमें एक पन्ने के नहीं लिखना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपको भी पता है कि कुछ चीजें हम एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं इतना लिखने की बजाय।
तो आपको एग्जाम्पल आप जहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आप जिस भी पेपर में जहां पे भी एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, शॉर्ट, लंबा नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट आप एक एग्जाम्पल मेंशन कीजिएगा 1-2 लाइन में, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको पूरे यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने की संभावना है, आपका 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता। क्लियर है, समझ में आया एग्जाम्पल वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ टारगेट एरियाज एंड टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, अब यहां पे एग्जाम्पल बताओ टारगेट एरिया प्लानिंग की और टारगेट एरिया ग्रुप्स की। ठीक है, तो टारगेट एरिया प्लानिंग एंड टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, गिव एग्जांपल ऑफ टारगेट एरिया प्लानिंग एंड टारगेट ग्रुप्स। तो टारगेट एरिया कौन से होंगे? टारगेट एरिया हो गया हिल एरिया। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हम यहां पे किसी एरिया को टारगेट कर रहे हैं, जैसे हिल एरिया, मैं पहाड़ों वाले एरिया को टारगेट कर रहा हूं। गवर्नमेंट जो अभी प्लान बना रही है वो प्लान किसके लिए बना रही है? वो प्लान बना रही है कि जो लोग पहाड़ में रह रहे हैं, जो कि हिली एरियाज में रह रहे हैं, तो यहां पे हमने हिल एरियाज को टारगेट किया। क्लियर है, हमने टारगेट किया डेजर्ट वाले एरिया को, तो यहां पे डेजर्ट वाला एरिया वहां पे आ गया। हमने टारगेट किया ड्रॉट एरियाज को, जहां पे सूखा पड़ गया है, जहां पे बहुत सालों से पानी नहीं गिरा है, जहां पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो ये हो गया एरिया। यहां पे हम एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक है, मैप अच्छे से नहीं बनाया लेकिन कुछ इस तरीके से हमारा मैप है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखते हैं, कुछ यहां पे हम क्या देखते हैं कि अलग अलग एरिया पे अलग अलग नीड है। फॉर एग्जांपल यहां अगर हम राजस्थान वाली साइड जाएंगे तो यहां पे डेजर्ट है। ठीक है, यहां राजस्थान वाली साइड में हमें डेजर्ट है, तो इनकी नीड अलग है। यहां नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स है, तो यहां की नीड अलग है, यहां की नीड अलग है। तो हम डेजर्ट के हिसाब से डेजर्ट के लिए प्लान बनाएंगे, माउंटेन्स के हिसाब से माउंटेन्स के प्लान बनाएंगे। यहाँ पे प्लेन एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से हम लोग प्लान्स बनाएंगे। तो ये हो गया टारगेट एरिया, जिसमें आप ड्रॉट एरिया लिख दोगे, जिसमें आप डेजर्ट एरिया, जिसमें आप और कौन सा लिख सकते हो, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें टारगेट एरिया है। अब टारगेट ग्रुप्स क्या हो गया? हम पर्टिकुलर ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं। हम छोटे छोटे फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो स्मॉल फार्मर ग्रुप्स, मार्जिनल फार्मर वाला। ठीक है, इंडस्ट्रीज, हम इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप हो गया। हमने किसान को टारगेट किया, तो किसान एक ग्रुप है, किसान एरिया नहीं, किसान एक ग्रुप है। किसान तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन किसान एक ग्रुप है। एरिया मतलब आप किसी स्पेसिफिक प्लेस को, और ग्रुप मतलब आप किसी इंडिविजुअल्स, मतलब एक इंडिविजुअल्स जो मिलके साथ में जो ग्रुप्स बनाते हैं, आप वो कर रहे हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, साफ साफ आपकी बुक में इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, एनसीईआरटी से उठाया गया है, और मैंने वन शॉट रिवीजन में ये सारी चीजें आपको समझाई भी है। तो आंसर देख लेते हैं। टारगेट एरियाज, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन टारगेट ग्रुप्स, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ये सारी चीजें कहां लिखी है? ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखी गई है। ये सारी आपकी हेडिंग्स है कहीं ना कहीं, ये भी बहुत अच्छे से मेंशन है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर किसी ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो वो क्या कर पाएगा? वो बहुत अच्छे से आंसर्स बता पाएगा। क्लियर है? ठीक, सारी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इंपैक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल ऑन एनवायरमेंट। अब यहां पे सवाल क्या है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसका एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो वो लिखो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट या 4 पॉइंट अच्छे से लिख देना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अगर आप मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिख दोगे तो बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, अगर बहुत ही छोटे छोटे लिख रहे हो तो 4 लिख देना, नहीं तो 2 पॉइंट्स को ही अच्छे से लिख के अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ज्यादा लंबे में मत चले जाना, एकदम भावनाओं में नहीं बहना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में, क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है यहाँ पे। ठीक, सो क्या क्या इंपैक्ट है इंदिरा गांधी कैनाल के? यहाँ पे हमने देख दिया कि यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग, बहुत सारी जगह पानी भर जा रहा है। पानी भर जा रहा है तो सॉइल सैलिनिटी बढ़ रही है। ठीक है,
जो सॉइल है, जो जमीन है, वहां पे हम देख रहे हैं सॉल्ट का कंपोनेंट बढ़ते जा रहा है कि ये। फिर आप लिख सकते हो रेजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल मतलब हम ये देख सकते हैं कि जमीन में पानी हमें देखने को मिला पहले वहां पे जैसे बोरिंग वगैरह होती थी तो पानी नहीं निकलता था, सूखा निकल जाता था, लेकिन वो कैनाल के आने से यहाँ पे क्या हुआ है कि वाटर टेबल थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन ये इसका पॉजिटिव हो गया, ये आपने नेगेटिव लिख दिया। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो। देखो यहाँ पे क्या है, राइट डाउन द इंपैक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल ऑन एनवायरमेंट। क्या यहाँ पे शब्द पॉजिटिव है या क्या यहाँ शब्द नेगेटिव है? दोनों शब्द नहीं है, यहाँ पे बस शब्द है इंपैक्ट लिख दो इंदिरा गांधी कैनाल का एनवायरमेंट पे। तो आप एक आध पॉइंट पॉजिटिव लिख दो, एक आध पॉइंट नेगेटिव लिख दो, और इनको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो कर दो, नहीं तो छोटे छोटे 4 पॉइंट लिख दो। समझ में आ गया? क्लियर आ गया? थोड़ा सा दिमाग चलाओ। देखो आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट है, आप लोगों ने इतने सारे पेपर दिए हैं, क्लास 11, 10th, 9th, है ना। तो अब तक तो आपको, मुझे इतना विश्वास है, अब तक आपको समझ में आ गया है कि हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करनी है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल प्लानिंग? आप रीजनल प्लानिंग से क्या समझते हैं, ये यहाँ पे सवाल है। रीजनल प्लानिंग से हम क्या समझते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रीजन को डेवलप कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको एक मैप बनाया, हाँ, यहाँ पे हमने इंडिया का मैप बनाया और हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी। वो चीज क्या थी? मैं पूरा ही मैप फिर से बना देता हूं। ठीक है, यहां पे हमने एक चीज देखा था कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, हमारा देश बहुत बड़ा है। ठीक है, जो डेवलपमेंट दिल्ली का है, क्या वो डेवलपमेंट एक छोटे से गांव का है? बिल्कुल नहीं है। जो डेवलपमेंट बैंगलोर का है, जो डेवलपमेंट मुंबई का है, क्या वो पूरे देश का डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है, दिल्ली अच्छा खासा डेवलप है, यहां बेंगलुरु अच्छा खासा डेवलप है, मुंबई बहुत अच्छा डेवलप है, ठीक है, यहाँ अहमदाबाद वगैरह बहुत अच्छे डेवलप है, लेकिन बाकी एरिया थोड़ी ना इतने डेवलप है। सो यहाँ पे हम लोग रीजनल प्लानिंग करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है। वो रीजन कंपेरेबल इंडिया के जो दूसरे रीजन है उन सब के मुकाबले ये वाला रीजन बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी, वहां का रीजनल प्लान बनाएगी, उस जगह की नीड के हिसाब से बनाएगी। ठीक है, यहां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो प्लान दिल्ली का होगा वो प्लान नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को कंट्री के बाकी हिस्सों के मुकाबले हमें डेवलप करना है, बाकी हिस्सों के मुकाबले हमें इसे डेवलप बनाना है। तो ये हो गया आपका रीजनल प्लानिंग। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है? देखते हैं आंसर। रीजनल प्लानिंग मींस बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ होल रीजन्स विद अ व्यू टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन द रीजन। ठीक है, रीजनल प्लानिंग मतलब यह है कि सारे रीजन को बहुत अच्छे से डेवलप करना। रीजनल प्लानिंग मींस बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ होल रीजन विद अ व्यू टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ठीक है, मेन वही है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस करे, नॉर्थ ईस्ट को एट पार लेके आए कंट्री के बाकी सारे रीजन के मुकाबले। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, सो छोटा सा पॉइंट था, छोटी सी चीजें थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी, वो क्या ध्यान रखनी है कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। डिफाइन हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिफाइन ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें कैसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, डिफाइन करने वाले क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा संभावना है। जो जहां हमें डिफाइन करना होगा वो वाले क्वेश्चंस के आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, सो हर चीज में प्रिपेयर रहिएगा। जैसे अभी अब क्वेश्चन बनाने को मैं 1000 क्वेश्चन बना दूं यहाँ पे कि डेजर्ट एरिया का डेवलपमेंट प्रोग्राम बताओ, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बताओ, ये 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि 2 नंबर में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक, आगे बढ़े। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है
केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, जब हम पूरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन और जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन यहां हमें 3 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन हमें यहां 3 मार्क्स का आएगा, ठीक, क्लियर है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन ही बहुत खतरनाक सा आपको लग रहा होगा, क्या है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां समझो। द टारगेट एरिया प्लानिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब देखो स्टेटमेंट को समझो, यहाँ पे कोई सिंपल मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा गया कि आपको एक पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है, हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, साथ साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे देना है, एग्जाम्पल के साथ साथ में एक्सप्लेन करना है। तो एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और आप कैसे आंसर लिखेंगे थोड़ा सा उसको समझते हैं, ठीक है। The target area planning is essential to reduce regional and social disparities in India. Support the statement with suitable example. यहाँ पे वही वाली बात है जो अब तक मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो टारगेट एरिया प्लानिंग है वो क्यों जरूरी है, ताकि जो सोशल डिस्पैरिटीज है हम उसको रिड्यूस कर सके, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है हम उसको रिड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया, ठीक, अगेन वही, यहां पे अगर हम लोग टारगेट एरिया प्लानिंग करते हैं तो यहां पे मान लो दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट, यहां कश्मीर, ठीक है। सो यहां हम लोग क्या देखते हैं, टारगेट एरिया प्लानिंग करते हैं। मान लो यहां पे गवर्नमेंट ने अभी यहां टारगेट किया, गवर्नमेंट की ये टारगेट रहा, जब ये टारगेट रहा तो यहां पे हमने टारगेट करके क्या किया कि यहां पे जो रीजनल डिस्पैरिटीज है ये वाला एरिया डेवलप है, ठीक, ये वाला एरिया अच्छा खासा डेवलप है, ये वाला एरिया डेवलप है, ये वाला एरिया पीछे छूट जा रहा है। तो यहाँ पे टारगेट किया हमने, तो टारगेट एरिया प्लानिंग से क्या हो रहा है, टारगेट एरिया प्लानिंग से हो रहा है कि जो रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज थी, यहाँ पे हमने देखा कि ये एरिया बहुत पिछड़ा था, ये एरिया बहुत आगे था। सोशल टर्म्स में भी देखें तो यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे करे, यहाँ के लोगों को ज्यादा अपने राइट्स के बारे में पता, यहाँ के लोगों को कम पता। तो टारगेट एरिया प्लानिंग ने क्या किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट पर्टिकुलरली टारगेट करती है, किसको टारगेट करती है गवर्नमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रही है, इसकी कंडीशंस को, यहाँ पे रहने वाले लोगों की कंडीशंस को इंप्रूव करने, यहाँ पे इकोनॉमिक वेलबींग और अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे टारगेट एरिया प्लानिंग से ये होगा कि ये जो एरिया है जो पीछे रह गया था ये एट पार आ जाएगा बाकी बचे हुए रीजन से। सेम कश्मीर में भी अब गवर्नमेंट इसलिए टारगेट कर रही क्योंकि ये इस एरिया पे कभी इतना ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तो यहाँ पे अच्छे से कुछ प्लान वगैरह करके इस एरिया को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे टूरिज्म, होटल इंडस्ट्रीज, इन पे ध्यान दिया जाए, तो यहाँ की इकोनॉमी भी बूम करेगी और यहाँ की इकोनॉमी देश के दूसरे हिस्से की जो इकोनॉमी है उस हिसाब के बराबर रीजन पे आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब सेम आप इसमें और कैसे कर सकते हो, सेम हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेजर्ट एरिया, ठीक है, तो डेजर्ट एरिया पे इसलिए टारगेट किया जाता है ताकि डेजर्ट एरिया पे लाइक कि यहाँ के किसानों के पास में पानी नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे नहर बना दी, कमांड एरिया बना दिया, कैनाल्स बना दिए, ठीक है। ये हिल एरिया डेवलपमेंट में भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे हम लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लोगों को अच्छे खासे इकोनॉमिक टर्म्स में अच्छे हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह बढ़े करें, ठीक। सो ये आप कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आप ऐसे लिखेंगे, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, कहीं सूखा पड़ गया तो वहां गवर्नमेंट टारगेट कर रही है ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है बाकी की जगह से, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जो बाकी की जो दूसरी जगह है उनसे, उसको हम कम कर सकें। क्लियर है। पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साथ साथ में देखो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी बता दिए हैं कि आप किस हिसाब से आप यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे और किस हिसाब से यहाँ पे आपको चीजों को आंसर करना है। क्लियर। एक बार हल्का सा आंसर देखते हैं, ठीक। It is true that target area planning is essential to reduce regional and social disparities in India. As in this approach, such programs are formed which are focused on specific backward and underdeveloped area like hill area, desert, drought prone areas, etc. ठीक है,
इन्होंने वही आंसर की शुरुआत आप ऐसे करेंगे कि हाँ ये सही है कि टारगेट एरिया प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से प्लान बनाते हैं। लाइक ड्रॉट वाले में हम पानी के बारे में बात करेंगे, डेजर्ट वाले में हम पानी के बारे में बात करेंगे, हिल वाले में हम रोजगार और दूसरी सारी चीजों की बात करेंगे। यहाँ पानी है लेकिन यहाँ पे कैसी फसल उगानी, कैसी हम दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हर एरिया की देखो अपनी अपनी नीड होती है, हर एरिया की अपनी अपनी नीड होती है। जैसे आप देखते हो कि क्लास में बच्चे हैं, क्लास में आपकी क्लास में होंगे 30 40 50 बच्चे, तो हर बच्चे की अपनी अपनी नीड है। कोई पॉलिटिकल में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, तो कोई ज्योग्राफी में अच्छा है, तो कोई C++ में अच्छा है, कोई किसी में बुरा है, तो कोई बोलने में बहुत अच्छा है लेकिन मार्क्स कमाते मतलब स्पोकन है लेकिन लिखने करने में अच्छा नहीं है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसमें नहीं। तो हर बच्चे की अलग अलग नीड कैसे होती है, वैसे ही डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हर एरिया की अलग अलग हमें यहां नीड देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्मली इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ रीजन डिपेंड्स ऑन इट्स रिसोर्स, बट सम ऑफ द रिसोर्स रीजन आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देयरफॉर टू रिड्यूस सच रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस टारगेट एरिया अप्रोच ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे वही बताया कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम तब देखते हैं कि उस एरिया में कितने रिसोर्सेज है, लेकिन कई बार ये होता है कि रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो एरिया पीछे रह जाता है। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या वहां पे हम देखें तो रिसोर्सेज है लेकिन वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी से हम और लोगों को अवेयर कर सके। तो रिसोर्सेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। तो ये तो देखो इन्होंने यहाँ पे ऐसे एड ऑन करने के लिए लिख दिया क्योंकि 3 नंबर का था, तो जरूरी नहीं है कि आप ये वाला पॉइंट लिखो। ठीक है, आपको बस एसेंस समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही आंसर करो। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर करो, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके मार्क्स क्यों कटते हैं, आप लिखते बहुत अच्छा हो, अंडरलाइन बहुत कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज टारगेट एरिया प्लानिंग नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ रहा है। और आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक पन्ना टारगेट एरिया प्लानिंग पे भर दोगे कि टारगेट एरिया प्लानिंग क्या है। नंबर इसलिए नहीं मिलते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी होगी कि हर एरिया की अलग अलग नीड है। ठीक है, हर क्वेश्चन की अलग अलग नीड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टारगेट एरिया प्लानिंग कैसे रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है, एक्सप्लेन करो, लेकिन एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करो। तो यहां पे आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये वाली चीज आपको यहां पे हो गई है ना क्लियर। ठीक, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जैसे बता दिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, कुछ आप बताएंगे कि ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट ये करती है लेकिन हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट ये करती है, क्योंकि दोनों की अलग अलग मांगे हैं, दोनों की अलग अलग नीड है। आप कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीजें बहुत सिंपल है, सारी चीजें बहुत आसान है अगर आपने चीजें पढ़ी है तो। बस शांति से पेशेंस के साथ में क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में भले ही 1 मिनट और शांति से बैठिए और फिर लिखना शुरू करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा कुछ भी लिख रहे हैं, थोड़ा शांति से आंसर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक, Now explain the main aims of Burmah Tribal Area Development Plan। जो बर्मो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान था उसका मेन एम बताइए। ये कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 शॉट रिवीजन जाके देखो इसका, जो कि अपलोड हो चुका है। इस चैप्टर का आप लोग 1 शॉट रिवीजन जाके देख लो, सो आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक, सो एक्सप्लेन द मेन एम ऑफ बर्मो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या क्या एम से, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दीज। वहां एक ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी, बर्मा रीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उस ट्राइबल पॉपुलेशन को हम गद्दीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है, तो इनकी क्या करना है, हमें इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, यहाँ पे हमें इनको नई अपॉर्चुनिटी देना है, यहाँ पे हमें इन्हें एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना है। हमें बर्मौर रीजन को हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे रीजन है उसके मुकाबले हमें बर्मौर रीजन को डेवलप करना है। ये तमाम चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नैरोइंग द गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन बर्मौर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वही वाली बात है कि बर्मौर और जो दूसरे रीजन है हिमाचल प्रदेश के, उनके बीच में हमें गैप को नैरो करना है।
हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देखना है? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को देखना है, देना है, एग्रीकल्चर को देना है, एजुकेशन को देना है। ये लोग रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, ठीक है। तो 3 नंबर में, कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का है। तो यहां पे आपको बिना कोई बात किए कि बरमौर रीजन हिमाचल प्रदेश में है, फिर बरमौर रीजन के 4 हिस्से में बढ़ गया है रिवर रवि की वजह से, ये फालतू की बातें बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट क्या बोला है? एक्सप्लेन मेन एम्स। तो मेन एम्स यहां पे लिखो, जितना सवाल में पूछा है उसको लिखो, एम्स पे अच्छे से फोकस करो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ भी ट्रिकी नहीं था, इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। Now discuss the social benefit of the tribal sub plan in बरमौर रीजन। अब यहाँ पे क्या बताया कि आप सोशल बेनिफिट्स बताओ कि जो ट्राइबल प्लान जो बरमौर रीजन में इंप्लीमेंट हुआ था उसके क्या क्या बेनिफिट पहुंचे। तो उसके आप बेनिफिट में ये बताओगे कि देखो वहां पे लिटरेसी रेट जो थी वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी। जो फीमेल लिटरेसी रेट क्या थी, ये आपके बुक का फिगर है कि जो 1.88% थी वो जाके 65% हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या सर हमें 1.88% याद रखना है? बिल्कुल याद मत रखो। आप क्या करो, जो कि आप लिख देना अप्रोक्स, यहां पे एक शब्द लगा देना, अप्रोक्स 2% जो थी, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, जो अप्रोक्स 2% थी वो जाके अब 65% हो गया। फिर यहां पे हमने ये देखने को मिला कि जेंडर इक्वालिटी देखने को मिली, यहां पे चाइल्ड मैरिज घटने लग गई, यहां पे लोगों ने बहुत एजुकेशन और हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो गए। लोग एक जगह से दूसरी जगह जो पैस्चर और ये जो कैटल रियरिंग वगैरह कर रहे थे, इससे हटके वो लोग क्या कर रहे थे, इससे हटके वो कमर्शियल क्रॉपिंग, ठीक है, जो कमर्शियल क्रॉप्स पल्सेस वगैरह ये सारी चीजें उगा रहे थे जिससे कि उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले। तो ये वाली चीज शिफ्ट हो गई, लोग अवेयर हो गए, चाइल्ड मैरिज घट गई, फीमेल और मेल पार्टिसिपेशन इक्वल होने लग गया। तो जितने भी बेनिफिट है, क्वेश्चन को समझो, डिस्कस द सोशल बेनिफिट्स, डिस्कस द सोशल बेनिफिट ऑफ ट्राइबल सब प्लान इन बरमौर रीजन। तो जितने भी बेनिफिट्स आपको देखने को मिले वो सारे बेनिफिट लिख डालो। वो सारे बेनिफिट्स आपको क्या करना है, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहां पे लिख देना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको यहां पे समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, what are the significance of planning for drought prone areas, ठीक है, कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है प्लानिंग के ड्रॉट प्रोन एरियाज में। तो ड्रॉट प्रोन एरिया में प्लानिंग की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें वहां पे क्या करना है, हमें वहां पे पानी पहुंचाना है, ठीक है, हमें वहां पे पानी पहुंचाना है, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, वहां पे लोगों की इकोनॉमिक हालत खराब है तो इस इकोनॉमिक हालत को सुधारना है। आप सपोज करो, ठीक है, यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सपोज करो मैं आपको, अभी आप कुछ नहीं जानते, यहां पे एक क्वेश्चन आया और आप ये कोई सी भी चीज नहीं जानते, सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो और सारी चीजें भूल जाओ। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो यहां पे सवाल क्या है कि ड्रॉट प्रोन एरियाज में प्लानिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। ड्रॉट प्रोन एरिया से आप क्या समझोगे कि जो सूखे एरियाज हैं वहां पे प्लानिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। आप यही समझोगे ना कि जो सूखे एरियाज हैं वहां पे प्लानिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको ये बताना है। तो आप क्या कैसे बताओगे, आप ये सोचो कि जो एरिया सूखा है वहां पे प्लानिंग क्यों करेंगे, वहां पे हम प्लानिंग इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पे हम पानी पहुंचाएं, वहां पे पानी पहुंचाएंगे तो क्या होगा, लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग बढ़ेगा, वहां पे पानी जाएगा तो क्या होगा, लोग एग्रीकल्चर वगैरह करेंगे। वहां पे प्लानिंग, हमें टारगेट एरिया प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि वो रीजन जो है वो दूसरे रीजन के कंपेरिजन में अच्छा डेवलप हो। हमें वहां पे प्लानिंग इसलिए करनी है ताकि वहां पे प्लानिंग हुई, वो एरिया प्रॉस्परस हो गया तो अल्टीमेटली कंट्री में ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, कंट्री की इकोनॉमी में ही ग्रोथ होगी। तो समझ रहे हो यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ आपको अपनी बुद्धि लगाना है। जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम एनसीईआरटी से उठ के जाए, कोई क्वेश्चन घूम के भी आ जाएंगे तो 2 मिनट बस ठंडे दिमाग से आपको ये सोचना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, थोड़े से ठंडे दिमाग से आपको वो करना है। क्लियर हुआ? तो आपको मैंने देखो आंसर भी समझा दिया है, ठीक, तो आपको सारी आंसर भी समझ में आ गए और आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक, क्लियर हो गया, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। तो इसी के साथ में हमारे होते हैं शॉर्ट आंसर खत्म, शॉर्ट आंसर भी हमने कर लिए। अब बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन हमें यहाँ 5 नंबर का मिलेगा, एक क्वेश्चन हमें 5 नंबर में आंसर करना है यहाँ पे। सो तैयार हो जाइए, थोड़े थोड़े से लंबे आंसर रहेंगे, सो बी रेडी। पहला क्वेश्चन क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, हमें पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसको जरा रीड करते हैं।
So write a short note on drought prone area program. How does this program help in development of dryland agriculture in India? ठीक है, तो अब यहां पे देखो मैंने शॉर्ट आंसर में आपको क्या बताया था, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज। इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। जो मैंने आपको यहाँ पे चीजें समझाई है वो चीजें आपको वहां पे कुछ ना कुछ एड ऑन करना ही है सॉरी, जो मैंने चीजें आपको वहां पे समझाई थी वो चीजें आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना ही है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे आप पूरा बता दो कि ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान बनाती है, क्यों प्लान बनाती है, जो एरिया सूखा रहता है उसके लिए प्लान बनाती है। ठीक, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। देन हाउ डज दिस प्रोग्राम हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। फिर इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा है कि ये प्रोग्राम कैसे हेल्प करता है, कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसको कैसे बदलने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो, कैसे बताओगे। एक आपने जो इंदिरा गांधी कमांड एरिया वाला है वहां पे एकदम पूरा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ही था, लेकिन उसकी वजह से कितना ज्यादा वहां पे पानी उन लोगों को मिला, किसानों को। सो आप पूरा बताओगे कि सारी चीजें एकदम चेंज हो जाती। जैसे वहां पे पहले ज्वार और बाजरा लोग लगाते थे, लेकिन अब वहां पे पल्सेस वगैरह लगाने लग गए हैं। तो कैसे एक समय पे वो लोग वैसी क्रॉप लगाते थे जहां पे पानी बहुत कम देना पड़े, लेकिन अब वो वाली क्रॉप्स लगा रहे हैं जिनके उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं, जहां पानी ज्यादा लगे। तो ये तमाम चीजें देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, और जिसमें इस वाले आंसर का तो अभी मैंने आपको मतलब 1 मिनट पहले ही मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझाई थी। तो एक बार देखो क्विक रिकैप कर लेते हैं, बाकी आपको सारी चीजें पता ही है। ड्रॉट प्रोन एरिया वाज इनिशिएटेड इन द 4th 5-year प्लान। ये 4th 5-year प्लान में आया था। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह पाए तो घबराने की बात नहीं है। हम दूसरे पॉइंट्स कुछ इतने अच्छी तरीके से लिखेंगे कि ये पॉइंट मिस भी हो गया तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट पाएगा। देखो आप कोई मशीन तो नहीं हो, आप हर चीज तो याद नहीं कर सकते, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, एग्जामिनर भी जानता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज याद नहीं है तो उसके बदले में आप एक पॉइंट ऐसा मार दो, एक दूसरा पॉइंट आप ऐसा मार दो कि एग्जामिनर भी ऐसे हो जाए चकाचौंध, क्या आंसर लिखा, मतलब है ना, वो वाली चीज होनी चाहिए। तो अगर एक पॉइंट हमारा मिस भी हो रहा है तो दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखो कि एग्जामिनर के मन में आए ही नहीं कि आपने वो पॉइंट मिस किया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये 4th 5-year प्लान में आया to provide employment to the rural and poor in drought prone areas and to create productive asset. The main emphasis of this program was on integrated development of area through irrigation project, land development project, afforestation, grassland development, rural electrification, programs of infrastructural development such as electricity, road, market, credit and services. ठीक है, यहाँ पे फिर बहुत सारी चीजें बताई है कि ये गांव-गांव पे प्रोग्राम गया था जहाँ पे भी सूखा था, वहाँ पे क्या कर रहे थे, एसेट्स सरकार बना रही थी कि नहर बना दो, रोड बना दो, इससे रोजगार भी मिल रहा था, इससे गांव का डेवलपमेंट भी हो रहा था, इससे पानी आने की भी संभावना थी, तालाब खुदवा दिया। ठीक है, सो ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही थी। ये एक आप अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख दोगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट में यहाँ पे लिख दोगे। फिर आप जब सेकेंड हिस्से पे आओगे, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज हेल्प्ड इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया by creation of basic infrastructure such as road, electricity, market. It also helped in many other things, increasing the availability of soil moisture by providing irrigation. This has improved the productivity of agriculture and livestock. Longer availability of soil moisture, afforestation program have resulted in greening of land. Traditional crops have been replaced by cash crops and crops which have high value in the market. This has improved the farmer income. वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। एक आध पॉइंट ऐसा लिख दोगे कि हरा भरा होने लग गया, वहां सरकार ने पेड़ लगाए तो पूरी ग्रीनरी हो गई, अच्छा खासा हो गया, जो एसेट सरकार ने बनाया वो लाइफ टाइम के लिए एसेट्स हो गए। तो ये तमाम चीजें आप लिख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को तो मैं बहुत अच्छे से आपको पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है, सो मुझे इतना विश्वास है कि ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव irreversible transformation of the economy, society and environment. Support the statement with suitable argument from India. ठीक है, यहाँ पे देखो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट क्या है, सवाल में क्या पूछा गया है कि डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। बिल्कुल, जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। कैसे मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है? किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा एजुकेशन, किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा हेल्थ सेक्टर।
ठीक है। किसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि मेरे खेत में अच्छी फसल हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि सरकार मेरे लिए कर रही है। तो डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। पहला पार्ट आपको यहां पे क्लियर हुआ दैट डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट and signifies positive, irreversible and transformation of economy, society and environment. डेवलपमेंट से सोसाइटी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलता है, जो कि चेंज इरिवर्सिबल हो, जिस चीज को हम बदल नहीं सकते। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में चेंज आना ओवर द पर्टिकुलर टाइम, इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। आज ये चीज ऐसी है, मतलब आज ये खेत एक बंजर जमीन है, यहाँ कुछ नहीं है, कल को इसमें चेंज क्या आया, इसमें इंडस्ट्री लग गई, इसमें बिल्डिंग बन गई, अब ये बिल्डिंग परमानेंटली बन गई। अब वो बात अलग है कि बुलडोजर मार के गिरा दोगे तो गिर जाएगी, लेकिन ये बिल्डिंग परमानेंटली बन गई। सो ये क्या हुआ, ये चेंज ओवर द पीरियड हुआ, तो ये डेवलपमेंट हुआ इस लैंड का। अब यहाँ पे जो चेंज आ रहे हैं वो इरिवर्सिबल है। आपने इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दी, वो इरिवर्सिबल है। इंडस्ट्रीज जो धुआं निकाल रही वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। सो आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो, जो भी चेंज आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव चेंजेस वगैरह है, वो इरिवर्सिबल है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। उनमें थोड़ा मोटा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव हम नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्डिंग ही गायब कर दी, थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ डेवलपमेंट से चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चीज़ें यहाँ पे बदलती है, चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, और चेंज ऐसा होता है कि वो इरिवर्सिबल होता है। अब इसे हमें एक्सप्लेन करना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी हूबहू एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, और इस क्वेश्चन को मैं हॉट्स क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की क्वेश्चन इसकी कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में थोड़ा सा ट्रिकी है ना। अभी जब मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताया तो अब आपको ही लगा, मतलब जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने सोचा होगा, अरे यार इसमें क्या लिखें, इसमें तो क्या डिफाइन करें, इसमें भले हम डेवलपमेंट को भले डिफाइन करें एक पन्ने में, यही मन में आया होगा। लेकिन हमें इस स्टेटमेंट को बहुत शानदार तरीके से बताना है, जो कि मैंने आपको स्टेटमेंट को बता दिया। आप सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि देखो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। एक समय ऐसा होता था कि हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही बात करते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन एक समय यह आया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे, कि डेवलपमेंट ऐसा हो कि साथ साथ में मतलब वो सस्टेनेबल हो, आज के जनरेशन के हिसाब से हो और आगे आने वाली जनरेशन के हिसाब से भी हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करने यहाँ पे हम सारी चीजें में लग गए। फिर डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट को पूरी तरह बदल देता है। इंडस्ट्री के आने से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब इंडस्ट्री के आने से इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट है, सोसाइटी पे लोगों को रोजगार मिल रहा, नहीं मिल रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में भी बदल देता है। तो डेवलपमेंट हमारी सारी चीज़ों को एक पूरी तरीके से बदल देता है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, इन सभी चीज़ों को वो बदल देता है, ठीक है। समझ में आ गया, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। Development is a multi-dimensional and dynamic concept as it signifies positive and irreversible transformation of the economy, society and the environment. It refers to a qualitative change of an individual, example, increasing literacy, longevity, etc. In economic sphere, creating resources, technological development such as industry, etc. are irreversible in nature. Earlier, development was measured only in the economic growth. Later, development started including equity, redistribution along with the economic growth. Later, it was realized that development cannot be restricted only to economic sphere. वही वाली चीज जो मैंने आपको बताई कि डेवलपमेंट जो है वो चेंज ले आता है, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ रही है, डेवलपमेंट की वजह से हमने डेवलपमेंट किया तो टेक्नोलॉजी आई। अब वो टेक्नोलॉजी को हम बदल सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में हम इंप्रूवमेंट करके एक नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं जा सकते। आज आपके पास में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, तो आप इससे आगे ही जाओगे। क्या आप इससे पीछे वाले जमाने में चल जाओगे कि जहां पे हम 1 GB डेटा पूरे 1 महीने चलाते थे, अब वो चीज असंभव है। तो डेवलपमेंट इरिवर्सिबल है, हम इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम इसके बेटर वर्जन पे ही जाएंगे, हम इसके बुरे वर्जन पर नहीं जाएंगे। सो ये वो वाली चीज इन्होंने बताई। फिर वही वाली चीज बताई है कि डेवलपमेंट मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट मतलब सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं देखेंगे, दूसरी चीज भी देखेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए पहले प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, नीति आयोग प्लान बनाती है। हम लोग एजुकेशन वगैरह पे ध्यान देते हैं, पहले 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनते थे। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे। आप लोग मेंशन करेंगे कि हम लोग एजुकेशन वगैरह सब पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आप ये भी बता देंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट
डेवलपमेंट प्रोग्राम, टारगेट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पे हमारे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग कर रही है। तो ये आप इसमें थोड़ा सा इंडियन टच दे देंगे, जो कि क्वेश्चन में इंडिया का पूछा गया था, तो आपको इसमें इंडियन टच भी देना है। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करके आप सारे पॉइंट पे बहुत अच्छे से गो थ्रू कर जाएंगे। क्वेश्चन देखो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, क्वेश्चन कितना भी आपको खतरनाक क्यों ना दिखे, अगर आप वही मैंने बोला कि शांति से बैठोगे, 5 मिनट तक सोच लेना, समय कहीं नहीं जा रहा है। आप ऐसे सोचोगे समय का मैं लिख दूं तो कुछ भी लिखोगे, समय तब भी बर्बाद हो और नंबर नहीं मिले। इससे तो अच्छा 5 मिनट बैठो, 1-2 घुट पानी पियो, थोड़ा सा और सोचो और फिर लिखो। ठीक है, समय के चक्कर में लिखना शुरू कर दोगे तो उस लिखने से भी नंबर नहीं मिलेंगे। 5 नंबर का है, आधा या 1 नंबर मिलेगा। कम से कम 5 में से हमें 4 नंबर तो लेने हैं ना, 4 नंबर लेने हैं ना। आपको लेने तो पूरे 5 ही है, लेकिन 4 तो लेने ही है ना। तो थोड़ा सा शांति से बैठ के सारी सी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। नाउ डिस्क्राइब द 5 मेन फीचर ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इसके फीचर्स बताओ, तो आप ये बता दोगे कि क्या है ये। जो डेजर्ट एरिया में क्या था, डेजर्ट एरिया में बहुत सूखा था, वहां पे पानी की आवश्यकता थी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, तो इसलिए बनाया गया। ये पंजाब से ओरिजिनेट हुआ राजस्थान तक है। ये करीब 10,000 किलोमीटर का, मतलब 9080 किलोमीटर, आप अप्रॉक्स 10,000 लिख देना। ठीक है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ साथ में आप ये बताओगे इसमें क्या फ्लो सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम के थ्रू पानी दिया जाता है। फ्लो सिस्टम के थ्रू 70% पानी जाता है, लिफ्ट सिस्टम के टूवर्ड 30% पानी जाता है। यहाँ पे जो किसान थे वो किसान पहले कैसी क्रॉप्स बोते थे, ज्वार वगैरह, जिसमें कि पानी कम लगे, लेकिन आजकल वो कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, ये सारी बोने लग गए हैं, ये सारी लगाने लग गए हैं, जिससे कि उनको भी इकोनॉमिक, जिससे कि उनको भी अच्छा खासा पैसा मिलने लगा है। पूरे एरिया में हरियाली आ गई है, ये फॉरेस्टेशन हो गया है। ठीक है, लोग अच्छे से आगे बढ़ने लग गए हैं। फिर यहाँ पे मार्केट वगैरह भी डेवलप होने लग गया है। तो देखो कितनी सारी चीजें हमने इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम पे कितनी सारी चीजें पढ़ी है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर है, तो 5 नहीं, आप बहुत सारे फीचर्स लिख सकते हैं, और ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए कि आप कौन कौन से फीचर्स लिखेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन और, जो क्वेश्चन इसमें मैं इंक्लूड करना भूल गया, और वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज, मतलब ये 2 मार्क्स में ले लो या 3 नंबर में ले लो, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड राइट डाउन इट इवोल्यूशन, एंड राइट डाउन इट्स इवोल्यूशन, एंड राइट डाउन इट्स इवोल्यूशन। तो आप बताओगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी बता दोगे। पहले आप बता दोगे इकोनॉमिक ग्रोथ ही देखी जाती थी वेस्ट में, फिर वेस्ट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में रह जा रहा था। अमीर अमीर होते जा रहा था, गरीब गरीब होते जा रहा था। तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। क्वेश्चंस ऐसे उठने लगे कि डेवलपमेंट किसका। तो एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया कि हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में ही डेवलपमेंट को नहीं देखेंगे, हमें दूसरे फैक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे फैक्टर्स में भी डेवलपमेंट को देखना होगा। इसके इवोल्यूशन में आप वही वेस्ट की कहानी शुरू करोगे, फिर आप जो बुक्स वगैरह हैं, द पॉपुलेशन बॉम्ब वगैरह, ये सारी चीज लिखोगे। फिर आपको ब्रूकलैंड कमीशन के बारे में यहाँ पे बहुत जरूर लिखना है, ठीक है, और वो अवर कॉमन फ्यूचर करके जो रिपोर्ट आई थी। फिर यहाँ पे ऐसा है कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आज की नीड के अकॉर्डिंग हो, साथ ही साथ जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड के हिसाब से भी हो, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपकी स्लाइड में मेंशन करना भूल गया हूं, लेकिन ये क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिख के रख लो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप ये तैयार कर लेना। मैंने आपको बता दिया कि आप क्या लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं। क्लियर है, समझ में आ गया ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। नाउ अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटेजी टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव। ट्राइबल सब प्लान की क्या स्ट्रेटेजी है टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या ट्राइबल सब प्लान की स्ट्रेटेजी है टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो देखो ट्राइबल सब प्लान की क्या स्ट्रेटेजी अगर देखा जाए तो आप बोलोगे कि सर ट्राइबल सब प्लान की स्ट्रेटेजी तो हमको पता ही नहीं, हमने तो सर चैप्टर में पढ़ा ही नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि सिलेबस के बाहर है।
यहाँ पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ट्राइबल प्लान सब स्ट्रैटेजी में हमने क्या देखा था कि उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना, उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं उसको डेवलप करना। यहाँ पे हम टारगेट एरिया प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एजुकेशन वगैरह पे ध्यान देंगे। यहाँ पे हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि जो बाकी के रीजन है उसके एट पार डेवलपमेंट हो। यहाँ पे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर में बढ़ावा देंगे। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन वगैरह इन सारी चीज में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाट आर द ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटेजी टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आपको हमने जितना भी पढ़ा है उसका निचोड़ यहाँ पे निकाल देना है। समझ में आया? वही मैं बोल रहा हूं, अगर आपको आंसर नहीं पता भाई, अगर आपको यहाँ पे आंसर नहीं पता है तो भी तो आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट आर द ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटेजी में, तो भी तो आप यहाँ पे आंसर लिख पाओगे ना कि क्या है ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, अल्टीमेटली ये स्ट्रैटेजी, ये प्लान्स, ये फॉर्मुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? अल्टीमेटली ये स्ट्रैटेजी, ये प्लान्स, ये फॉर्मुलेशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ अच्छा कर सके, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हम यहाँ पे कर सके। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए, इसलिए हम प्लान और स्ट्रैटेजी ये सारी चीजें यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर है? तो ये वाली चीज आपको समझ में आई, वाटर ट्राइबल सब प्लान स्ट्रैटेजी वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। आंसर मैंने आपको बता दिया है कि लाइक एफॉरेस्टेशन हो, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन वाली चीजें हो। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आप लोग गद्दीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो गद्दीज का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है हिमाचल प्रदेश में, आप वो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चैप्टर का एक एग्जाम्पल दे देना, नंबर ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। एक मैंने क्या बोला आपको कि जहां जहां आप एग्जाम्पल दे सकते हो वहां वहां आप लोग एग्जाम्पल दे दो। इससे क्या होगा, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। क्लियर? समझ में आ गया? अब है हम हमारे इसके फाइनल पड़ाव पे, जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज में से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, सो ये रहा आपका पैसेज। ये पैसेज आपके पूरे चैप्टर से ही रिलेटेड है। इस पैसेज को एक बार रीड करो और देन हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो चलो साथ में पढ़ते हैं, इस पैसेज को समझते हैं। एक बार पहले देखते हैं, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग। ठीक है, हमें आंसर्स करने हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं ये पैसेज क्या कह रहा है। द वर्ड प्लानिंग इज नॉट न्यू टू यू as it is a part of everyday usage. You must have it with reference to preparation of your examination or visit to a hill station. ठीक है, अब यहाँ पे पहला लाइन यहाँ तक क्या बोला गया है कि जो वर्ड प्लानिंग है वो हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार यूज करते हैं। चाहे आपके पेपर हो, चाहे आपको कहीं घूमने जाना हो, तो हम प्लान्स बनाते हैं। आप पेपर में पढ़ने के लिए कैसे प्लान बनाते हैं? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शन टू अचीव सम गोल। हम ये सोचते हैं, हम फॉर्मुलेट करते हैं, हम हमारी कुछ स्कीम्स बनाते हैं कि ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, पढ़ना होगा तो पहले ये सब्जेक्ट पढ़ लूं, ये चैप्टर कर लूं, ये क्वेश्चन कर लूं। ऐसे हम, इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और हम फिर सोचते हैं, करते हैं एंड देन उसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, सो ये वाला पैरा आपको यहाँ पे हो गया है पूरा क्लियर। फर्स्ट पैराग्राफ तो आपको क्लियर हो गया, सिंपल है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? Though it is a very broad term, it has been used with a reference to the process of economic development. It is thus different from traditional hit and miss method by which reform and reconstructions are often undertaken. ठीक है, सो यहाँ पे ये बोला गया है कि देखा जाए तो देखो भैया, प्लानिंग बहुत ब्रॉड टर्म है। पहले हम इसे देखते थे तो इसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टर्म्स में मानते हैं प्लानिंग को, एक नेशन लेवल पे, कि हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे रिसोर्सेज बांटें, हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस देश का डेवलपमेंट करें। तो हम प्लानिंग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखते थे। अब ये पता है ट्रेडिशनली कैसा होता था? ट्रेडिशनली देखा जाए तो हिट एंड मिस मेथड से होता था। हिट एंड मिस मेथड से होता था, बाय विच रिफॉर्म्स आर रिकंस्ट्रक्शंस एंड आर अंडरटेकन। हिट एंड मिस मेथड यानी वही कि कुछ भी प्लान बना दिया, फिर कुछ मिस हो गया, फिर कुछ भी कर दिया, फिर मिस हो गया। यहाँ रोड बना दो, फिर ध्यान आया यहाँ तो डैम बनाना था, यहाँ डैम बना दो तो वहां दिखा यहाँ तो गांव था। तो पहले कुछ इस तरीके से चीजें होती थी, लेकिन फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चीजें होने लग गई। जनरली देयर आर 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग, दैट इज सेक्टोरल एंड रीजनल प्लानिंग।
सेक्टोरल प्लानिंग मीन्स फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। फिर यहाँ पे बताया गया कि प्लानिंग की दो अप्रोच होती है। एक होती है सेक्टोरल प्लानिंग, जिसमें हम इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर को डेवलप करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये वाली चीजें हो गई। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया रीजनल प्लानिंग। इसमें हम पर्टिकुलर रीजन को डेवलप करने की बात करते हैं, और ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें मुझे डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, सो ये था आपका पूरा का पूरा यहाँ पे पैसेज। ये पूरा पैसेज आपको क्लियर हो गया है। अब बारी आती है, यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस को इस पैसेज से उठाए गए हैं, उन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन इसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच एरिया हैज गिवन स्पेशल केयर बाय प्लानिंग प्रोसेस। कौन से एरिया को प्लानिंग प्रोसेस में स्पेशल केयर दी गई है? ठीक है, हम हमेशा उस एरिया में प्लानिंग सबसे ज्यादा करते हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि हम उस एरिया में सबसे ज्यादा प्लानिंग प्रोसेस में स्पेशल केयर दी जाती है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। एक चीज और देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, कई बार डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। क्या होता है, कई बार डायरेक्टली आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, इस पैसेज से सीधा आपसे सवाल उठा के पूछ लिया जाएगा। और कई बार ये होगा कि आपसे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला ही था, विच एरियाज हैज गिवन स्पेशल केयर बाय प्लानिंग प्रोसेस। तो हम उस एरिया को स्पेशल केयर देते हैं प्लान बनाते टाइम जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। जब भी प्लान बनता है तो जो सबसे ज्यादा कमजोर हो उस पर ध्यान देते ना, तो जो एरिया सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बैकवर्ड हो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the planning commission introduce? Why does the planning commission introduce target area and target group approaches? planning commission ने target area and target group क्यों बनाया था? ताकि जो रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज थी, टारगेट एरिया में क्या हो रहा है, जो रीजनल कि एक रीजन बहुत अच्छा डेवलप है और एक रीजन अच्छे से डेवलप नहीं, तो जो रीजनल और सोशल डिस्पैरिटी मतलब कि एक ग्रुप बहुत अच्छा डेवलप है, एक ग्रुप नहीं है। जो सिटीज में जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जो गांव में जो रह रहे हैं वो नहीं, तो सोशल डिस्पैरिटी और रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिल रही थी। इसलिए टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया। एक चीज और, इन क्वेश्चन में आपको एक या 2 लाइन के आंसर ही लिखना है। यहां पे ऐसा नहीं हो व्हाई डज प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोचेस, तो ऐसा नहीं हो यहां पे आप एक पैरा लिख दो। एक पैरा नहीं लिखना है, एक ही नंबर का है ना, तो एक ही लाइन में सम अप करना है। एग्जामिनर एक पैरा पढ़ते ही नंबर नहीं देगा। ठीक, तो एक लाइन में ही आपको एक केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को सम अप करना है यहां पे। देन गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के 2 एग्जाम्पल बता दो। तो वही स्मॉल मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, आप कुछ भी आप टारगेट ग्रुप के दो पर्टिकुलर ग्रुप पे जहां पे फोकस किया जा रहा है, हम वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी के साथ हम करते हैं आपका जो चैप्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त। एक क्वेश्चन जो कि मैंने इस स्लाइड में मेंशन नहीं किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था और मैंने आपको बता दिया था। तो मुझे इतना विश्वास है कि क्वेश्चन आपको यहीं से इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द बनेंगे। अब हूबहू ये क्वेश्चन तो नहीं, मतलब हूबहू ये क्वेश्चन तो जरूरी नहीं ना ये किया है, लेकिन जितना यहाँ पे किया है इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनेंगे। ट्रस्ट मी, 1 शॉट रिवीजन देखो इस चैप्टर का और फिर इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर के 1 शॉट रिवीजन बन चुके हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी सर्च कीजिए, उन्हें भी ढूंढिए और उन वीडियोस को भी देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्जाम की। क्लियर है? तो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे कैसे पहुंचेंगे, सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे क्या करना है, www.magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करना है और इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा। यहाँ सभी चीजें मेंशन होगी, यूपी बोर्ड, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखेंगी।
सपोज मुझे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में जाना है तो मैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में टच करूंगा। यहां पे टच करते ही यहां पे जितने सब्जेक्ट की वीडियोस हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो यहां ये क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा। आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पे जाके क्लिक कीजिएगा, वॉच नाउ कीजिएगा। यहां पे क्लास 12 ज्योग्राफी के आपके वीडियोस मिलेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से वीडियोस होंगे, टॉपिक वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, वन शॉट रिवीजन आपको अलग से मिल जाएंगे यहां पे। और अगर देखो आपको वेबसाइट में भी समस्या जा रही है तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप कहां से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर में जाओ, वहां से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो और आप ऐप के माध्यम से भी ये वीडियोस को देख सकते हो। और ऐप से भी नहीं देखना, वेबसाइट से भी नहीं देखना तो यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिलेंगे ही। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।